दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु सिन्हा और मैं आपको सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मर्यादा की वेदी। कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि कैसे चित्तौड़ के महाराणा भोजराज प्रभा को जबरन अपहरण करके अपने घर चित्तौड़ ले आते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्रभा बिल्कुल नहीं मानती। प्रभा मंदार के राजकुमार को अपना दिल दे बैठी हैं और उनके अलावा वो किसी और से अब प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं करेंगी। कहानी के दूसरे भाग में आपने सुना कि कैसे मंदार के राजकुमार साधु का वेश बनाकर आते हैं और मीराबाई से छलपूर्वक महल में घुसने की अनुमति ले लेते हैं। मीराबाई को वो किसी तरह मना लेते हैं कि वो महल का दरवाज़ा रात में उनके लिए चुपचाप खोल दें। मीराबाई ने भी महाराणा भोजराज से इस बात की अनुमति ले ली है। आइए सुनते हैं कि दरवाज़ा खोल देने के पश्चात आगे क्या होता है कहानी के तीसरे और अंतिम भाग में। आइए सुनते हैं मर्यादा की वेदी का तीसरा और अंतिम भाग। आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी, इसके घुलने से प्रकाश होता है। ये बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। मेरे जलने से किसी को क्या लाभ? मैं क्यों घुलूं? मेरे जीवने की क्या ज़रूरत है? उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की तरफ देखा। काले पट पर उज्ज्वल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अंधकारमय भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ हैं? मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ है? क्या रोने के लिए जीऊं? संसार मेरी निंदा करता होगा। झालावाड़ की स्त्रियां मेरी मृत्यु का शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आंखें न उठा सकती होंगी, लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी, गर्व से उनका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। ये बेहयाई का जीना है। ऐसे जीने से मरना कहीं उत्तम है। प्रभा ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की तरफ आंखें जमाई, हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया। हाथ उठाया किंतु हाथ न उठा। आत्मा दृढ़ न थी। आंखें झपक गईं, सिर में चक्कर आ गया। कटार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रभा क्रुद्ध होकर सोचने लगी, क्या मैं वास्तव में निर्लज्ज हूं? मैं राजपुतानी होकर मरने से डरती हूं। मान मर्यादा खोकर बेहया लोग ही जिया करते हैं। वो कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है? क्या राणा की मीठी मीठी बातें? अरे राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है, जिसे फंसाने के पश्चात हम पिंजड़े में बंद करके हिलाते मिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक्य मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझ लिया है। वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियां निकालकर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि जुबान ही बंद हो जाती है। हाय, निर्दयी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे यूं खिलाता है। क्या इसलिए जीऊं कि उसके कपट भावों का खिलौना बनूं? फिर वो कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उनकी तो अब कल्पना ही मेरे लिए घोर पाप है और मैं अब उस देवता के योग्य नहीं हूं। प्रियतम, बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया। तुम भी मुझे दिल से निकाल डालो। मृत्यु के सिवाय अब कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। शंकर, मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करो। मुझे कर्तव्य पालन का बल दो। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी। हाथ उठा और इससे पहले कि कटार उसके शोकातुर हृदय में चुभ जाए, इतने में किसी के पांव की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर सहमी दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा लिया। राजकुमार को देखकर उसे आनंद की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनका प्राण बचना कठिन है। इनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए।
यदि इन्हें बातें करने का अवसर दूं तो विलंब होगा और फिर ये अवश्य ही फंस जाएंगे। राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे। ये विचार वायु और बिजली की व्यग्रता के साथ उसके मस्तिष्क में दौड़े। वो तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा, मुझे पहचाना नहीं? खूब पहचान लिया, किंतु ये बातें करने का समय नहीं है। राणा तुम्हारी घात में है, अभी यहाँ से चले जाओ, प्रभा ने कहा। राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा, तुम मुझसे निष्ठुरता करती हो। प्रभा ने धमका कर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने उद्देश्य से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं। मैं अपनी जान हथेली पर रख कर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो जाएगा, या तो राणा रहेंगे या मैं रहूँगा। तुम मेरे साथ चलोगी? प्रभा ने दृढ़ता से कहा, नहीं। राजकुमार व्यंग्य भाव से बोला, क्यों? क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा, संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती। जिस तरह यहाँ मैं अपना जीवन काट रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ, किंतु लोक निंदा भी तो कोई चीज़ है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी। अब राणा जिस भांति रखें उसी भांति रहूँगी। मैं अंत समय तक उनसे घृणा करूँगी, जलूँगी, कुढ़ूँगी। जब जलन न सही जाए तो विष खा लूँगी या छाती में कटार मारकर मर जाऊँगी, लेकिन इसी भवन में, इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूँगी। राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया। ये मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुई। वो उसी भाव से बोला, और यदि मैं यहाँ से उठा ले जाऊँ तो? प्रभा के तेवर बदल गए और वो बोली, तो मैं वही करूँगी जो ऐसी अवस्था में क्षत्राणियाँ किया करती हैं। अपने गले में छुरी मार लूँगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक पग और आगे बढ़ाकर ये कटु वाक्य बोला, राणा के साथ तो तुम खुशी से चली आई, उस समय छुरी कहाँ गई थी? प्रभा को यह शब्द शर सा लगा। वो तिलमिलाकर बोली, उस समय इसी छुरी के एक वार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए। इसके सिवाय मैं कुंवारी थी। मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय न था। मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गई हूँ। लोकलाज ने मुझे राणा की आज्ञाकारिणी बना दिया है। पतिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है। अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत और कुछ करना क्षत्राणियों के नाम को कलंकित करना है। तुम मेरे घाव पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो? ये कौन सी भलमनसी है? मेरे भाग्य में जो कुछ बदा है वो भोग रही हूँ, मुझे भोगने दो, और तुमसे विनती करती हूँ कि शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक पग और बढ़ाकर दुष्ट भाव से बोला, प्रभा, यहाँ आकर तुम त्रिया चरित्र में निपुण हो गई। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रणय को पैरों तले कुचल दिया और अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो। मैं इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर जाएंगी। मेरा जीवन नष्ट होता है तो उसके पहले तुम्हारे जीवन का भी अंत होगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है। बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भयता से कहा, नहीं, सोच लो, नहीं तो पछताओगी। खूब सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींच ली और वह प्रभा की तरफ लपके। प्रभा भय से आंखें बंद किए एक कदम पीछे हट गई। मालूम होता था उसे मूर्छा आ जाएगी। अकस्मात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह के समान गरज कर कहा, दूर हट, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तन कर उत्तर दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा बैरी तो मैं था, मेरे सामने आते क्यों लजाते थे? जरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता। राजकुमार ने ऐंठ कर राणा पर तलवार चलाई। शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल थे। वार खाली देकर राजकुमार पर झपटे।
इतने में प्रभा, जो मूर्छित अवस्था में दीवार से चिपटी खड़ी थी, बिजली की तरह कौंध कर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठंडी सांस ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंक कर गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णविहीन हो गया। आंखें बुझ गई, दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और वह आंखों में आंसू भरे प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थी। पतंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे। प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ, राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्यत न होती थी। लज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, कर्तव्य की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी, परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपना प्राण अर्पण कर दिया। प्रीति की प्रथा निभा दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में। हाँ, प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण पहले राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर झपटा था। उसके खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में दहक रही थी। वो रुधिर की धारा से शांत हो गई। कुछ देर तक वह अचेत बैठा रोता रहा। फिर उठा और उसने तलवार उठाकर जोर से अपनी छाती में चुभा ली। फिर रक्त की फुहार निकली। दोनों धाराएं मिल गईं और उनमें कोई भेद न रहा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी, किंतु वह प्रेम के बंधन को तोड़ न सकी। दोनों उस घर ही से नहीं, संसार से एक साथ सिधारे। इसके साथ ही इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी और प्रस्तुति दोनों पसंद आए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी का लिंक आगे भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।